So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the miscellaneous questions in portfolio. See, अभी तक पोर्टफोलियो के अराउंड 8 to 9 पार्ट्स इशू हो गए हैं. ये आपको थंबनेल से भी पता चल जाएगा और टाइटल से भी पता चल जाएगा कि जो भी हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं तो हम ऐसे आधी पौन घंटे के पार्ट इशू करते हैं. तो ऐसे करते हुए अराउंड 8-9 पार्ट्स हो गए. अब लास्ट से कुछ फ्यू क्वेश्चन बचे हैं जिसमें पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के क्वेश्चन 1-2 है एंड देन कुछ जो छूटे हुए क्वेश्चन हैं वो भी मिसलेनियस मतलब कि वेराइटी ऑफ टॉपिक्स इधर कवर होंगे. एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम नहीं चलेंगे, राइट. जैसे कि हमारा एक टॉपिक है होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, ठीक है, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने का, जिसमें पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं. एन इन्वेस्टर परचेज $1,000, ठीक है, $1,000 के उसने म्यूचुअल फंड के शेयर खरीदे. म्यूचुअल फंड्स शेयर्स. द फंड हैज़ द फॉलोइंग टोटल रिटर्न ओवर 3 ईयर 5 - 8 + 12. कैलकुलेट द वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड. अब बनती बात है कि 5, 8 और 12 तो 1.05 × 0.92 × 1.12 इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 1000 से, ये आएगा 1081.92, ठीक है. 1081.92 मतलब कि 81.92 डिवाइड बाय 1000. तो 81.92 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 8.192 आएगा. पर ये याद रखना कि ये 3 साल का है, ठीक है. अपन होल्डिंग पीरियड निकालते हैं 3 साल का है तो उसको 1 साल का करो, ठीक है. तो 2.73 आपका आ रहा है. ये आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न. और एक होता है एरिथमेटिक मीन रिटर्न. तो एरिथमेटिक मीन रिटर्न तो वही है, सिंपल सा ऐड करके +5 - 8 + 12 डिवाइड बाय 3 कर दो, ठीक है. पर जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो एक प्रॉपर तरीका था वो ये है तरीका कैलकुलेट करने का. इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या क्या भूल जाते हो. ये 3 साल का है, ये याद रखना, ठीक है. तो एक तरीके से आपको जो है एक डिवाइड बाय 3 करना, इसको मत भूलना, ठीक है. एरिथमेटिक मीन में भी यही होता है कि आप डिवाइड बाय 3 करना. अब जैसे कि एक और क्वेश्चन है जो पोर्टफोलियो के रिस्क से रिलेट करता है, ठीक है. पोर्टफोलियो रिस्क एज कोरिलेशन वैरीज. चलो समझते हैं, ठीक है, क्या है ये. कंसिडर 2 रिस्की एसेट. 2 रिस्की एसेट है, ठीक है. रिटर्न वेरिएंस मतलब एक तरीके से वेरिएंस ही है, राइट. तो वेरिएंस, अब वेरिएंस है 0.0625 एंड 0.0324. फिर द असेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके असेट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो 1 सेकेंड, द रिटर्न वेरिएंस एक हुआ. द असेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न्स. 1 मिनट, असेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न. ऑब्वियस सी बात है ना, इसमें इतना सोचने का क्या है. इसका उन्होंने क्या किया, एक तरीके से अंडर रूट कर दिया है, तो 25 और 18% है. अब वो बोल रहे हैं कि चलो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बताया, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न्स, ठीक है. आप स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का निकालो. अब 2 असेट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का निकालना तो अपन ने करा है A + B का होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला, राइट, फॉर एन इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो. अब देखो वेट इक्वल है और हमने पढ़ा है कि जब इक्वल वेट होते हैं, 1 सेकेंड, हमने तब पढ़ा है जब कोरिलेशन पॉजिटिव होता है, राइट. तो हम A + B, ठीक है, A + B करते हैं, ठीक है. ये इससे पोर्टफोलियो निकलता है. तो A + B का होल स्क्वायर रहता है, फिर होल स्क्वायर से अंडर रूट कर जाता है. तो एक तरीके से A + B होता है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A टू वेट ऑफ A प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B टू वेट ऑफ B. पर इधर जो है इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो है, ठीक है. और ऑफ 2 असेट, ठीक है, इक्वल वेटेड पोर्टफोलियो ये बता दिया. और व्हेन देयर कोरिलेशन ऑफ रिटर्न 1 + 0.5 - 0.5 - 1. देखो 4 कोरिलेशन दे के रखे हैं. तो पहले जब आपका कोरिलेशन 1 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 25 × 0.5 फिर 18 × 0.5, राइट. ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट भी करते हैं, ठीक है. तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो. चलो दूसरा, जब -1 हो तो A - B कर दो, राइट. तो 25 × राइट 25 × 0.5 और 18 × 0.5, ये माइनस में चले जाएगा तो एक तरीके से 3.5% आएगा. चलो ये हमने +1 का कर लिया, हमने -1 का कर लिया. अब बनती बात है कि जब -0.5 और +0.5 रहेगा तो हम तो हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही लगाएंगे. तो क्या सबसे पहले अंडर रूट लगा लो, फिर सिग्मा A का होल स्क्वायर, ठीक है. अब सिग्मा A का होल स्क्वायर है, हम क्या है कि 25 का स्क्वायर × 0.5 का स्क्वायर प्लस सिग्मा Y का होल स्क्वायर 18 का स्क्वायर × 0.5 का स्क्वायर +2, ठीक है. अब +2, अब कोरिलेशन आपको देखे रखा है, ठीक है. +2 × 25 × 18 × 0.5 × 0.5 × 0.5 एक बार और, ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन का 0.5. अब इसके लिए आप एक बार सॉल्व करो. तो देखो हमारा जो है
इसको अंडर रूट करोगे बनती बात है तो 18.70 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब को रिलेशन इसने 0, अच्छा 0 भी लिखा है क्या, चलो को रिलेशन 0 भी है, तो को रिलेशन 0 है तब तो बहुत ही ईजी है ना, अंडर रूट तो रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ 625 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 324 इंटू 0.5 का स्क्वायर, जो टोटल आएगा उसको अंडर रूट करना, बस ये से 15.40 आया। चलो माइनस 0.5 देख लेते हैं। सी जब आपने प्लस 0.5 में किया था, बस माइनस 0.5 में वो -2a भी हो जाएगा, मतलब कि 625 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये हो गया 156.25 राइट। फिर दूसरा अपना हो गया 18 स्क्वायर इंटू 0.5 इंटू 0.5 ये हो गया 81। अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे, -112.5, तो इसको फिर आप अंडर रूट करोगे तो 11.17 आएगा। तो ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीका था, ये तो नॉर्मल कोरिलेशन का क्वेश्चन था। बट हाँ एक याद रखना कि हम परसेंटेज में चीज़ों को निकालते हैं, तो हमको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको परसेंटेज में रखना, मतलब उसको सिर्फ फिगर में रखना, वेट्स को आप डेसिमल में ले जाना। तो चलो क्वेश्चन ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ए का और बी का, ए का रिटर्न दे के रखा है, बी का रिटर्न दे के रखा है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, बी का स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है। इन्वेस्टर हैज़ इंटेंडेड टू इन्वेस्ट 50% ऑफ फंड, मतलब वेट्स भी दे के रखे। ठीक है, तो अगर एक्स और वाई दो स्टॉक की बात करें तो हमको एक्स बार दे के रखा है, वाई बार दे के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे के रखा है। ठीक है, और वेट्स भी दे के रखा है 0.5। अब अगर 50-50% अगर इन्वेस्ट करना है तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालो। अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो के लिए आपका ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे के रखा है। ठीक है, हमको चाहिए क्या रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वेट्स चाहिए रहते हैं, ये वेट्स दे के रखा है और साथ ही साथ कोरिलेशन दे के रखा है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि फिर एवरेज रिटर्न दिया है क्यों, ये एवरेज रिटर्न देने का काम क्या था, तो देखो ये एवरेज रिटर्न देने का कोई मतलब नहीं था राइट। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ का मतलब रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पोर्टफोलियो निकालना निकाल लो राइट। और बनती बात है कि जब कोरिलेशन परफेक्टली पॉजिटिव रहेगा तब रिस्क ज़्यादा रहेगा, और जब परफेक्टली नेगेटिव रहेगा तब रिस्क कम रहेगा राइट। तो कोरिलेशन जो है ठीक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्क के, ज़्यादा कोरिलेशन ज़्यादा रिस्क, कम कोरिलेशन कम रिस्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये आगे क्वेश्चन हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो, 3 पोर्टफोलियो दे के रखे, 3 के वेट्स दे के रखे, स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है और लो कोरिलेशन दे के रखा है। ठीक है, तो क्या आपको 3 स्टॉक पोर्टफोलियो का अरिथमेटिकल फॉर्मूले से करना है, तो चलो ठीक है एक बार हम कर लेते हैं, मतलब जो a + b + c का होल स्क्वायर होगा उधर, फिर ठीक है ना, तो चलो ठीक है करते हैं। तो पहले एक बहुत बड़ा अंडर रूट बना दो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन सी का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, कोरिलेशन ए बी, प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, कोरिलेशन ए बी सी, फिर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ सी, कोरिलेशन ए सी, और ये सब अंडर रूट में आएगा राइट। ये मैंने आपको बोला फॉर्मूले में, अब मैं आपको बोल रहा हूँ फिगर्स में। 25 का होल स्क्वायर इंटू 0.33 का होल स्क्वायर, क्योंकि इक्वल वेट हम मान लेते हैं। ओके नहीं, वेट्स 25 स्क्वायर है ना। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन 16.89 है, 16.89 का होल स्क्वायर इंटू 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 7.16 का होल स्क्वायर इंटू 0.50 का होल स्क्वायर प्लस 3.45 का होल स्क्वायर इंटू 0.25 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16.89 इंटू 7.16 इंटू 0.25 इंटू 0.50 राइट। और कोरिलेशन ए भी कितना है इंटू 0.45 प्लस 2 इंटू राइट बी सी, 2 इंटू बी सी, मतलब 2 इंटू क्या करेंगे, 2 इंटू 7.16 इंटू 0.50 इंटू 3.45 ठीक है, इंटू 3.45 इंटू 0.25 इंटू कोरिलेशन बी सी है 0.20, फिर आता ए सी प्लस 2 इंटू 16.89 ठीक है इंटू 3.45 इंटू 0.25 इंटू 0.25
इंटू 0.20। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए एक बार देखते हैं कैलकुलेट करता आता है कि नहीं आता आंसर। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका एक तरीके से 7% 6.90। पर अगर हाँ आप 4 डेसिमल लोगे तो आपका 7% आएगा ये, ठीक है। एंड ठीक है, इस तरीके से पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो गया। तो इतना कुछ वाव नहीं था इसमें, कैलकुलेटिव था, पूरा लेबरस प्रोसेस थी। चलो एक और क्वेश्चन। एज्यूम दैट रिस्क फ्री रेट 5% है, ठीक है, RF 5% है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट, मतलब समझ रहे हो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट मतलब वो RM ही होता है। मार्केट बोलो, मार्केट पोर्टफोलियो बोलो, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? मार्केट पोर्टफोलियो का। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट पोर्टफोलियो का देख लिया अपन ने, ठीक है। तो वो है अपना 20%, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फॉर पोर्टफोलियोज, ठीक है, पोर्टफोलियोज का रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो डेटा 25%, 75%, 125% इन्वेस्टेड इन मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो वो पोर्टफोलियो बताओ, डेटा 25% इन्वेस्टेड इन मार्केट, 75% इन्वेस्टेड इन मार्केट और 125, ठीक है। देखो ये आपको रिस्क एंड रिटर्न दोनों का बोल रहा है, ठीक है। रिटर्न एंड रिस्क दोनों का बोल रहा है। जब 25% हो, 75% हो, 125% हो, ठीक है। अब सी, तो देखो 75%, 25%, 75% एंड 125% इन्वेस्टेड इन मार्केट। अब जब मार्केट में 25 है, ठीक है, तो RF में 75% होगा। तो हम पहले रिटर्न निकाल लेते हैं, राइट। 20 इंटू 0.25 और ओके 1 सेकेंड 11, राइट। 11 इंटू 0.25, ठीक है, और 5 इंटू 0.75, ये हो गया 6.5%, राइट। फिर 11 इंटू 0.75 और 5 इंटू 0.25, ये हो गया हमारा 9.5%। फिर एक होता है 11 इंटू 1.25, राइट। तो 11 इंटू, ठीक है, 11 इंटू 125%, 13.75। अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं 125% तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में मेरे को 0.25, मेरे को 25% उधर से बोरो करना है, ठीक है। RF रेट पे मेरे को बोरो करने पड़ेंगे। तो 13.75% जो मेरा रिटर्न है, ठीक है, 5 इंटू 25% माइनस 1.25% मेरे को बोरो करना है। तो इस तरीके से जो है नेट 13.75 माइनस 1.25, ये होगा हमारा 12.5, ये रिटर्न आएगा मेरा, ठीक है। अब देखो हमको तब क्या निकालना है, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, तो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है फॉर पोर्टफोलियो। मतलब कि पोर्टफोलियो ऐसा होगा कि 0.25, 0.75, ठीक है, 0.25 मार्केट में, रिस्क फ्री में 0.75, फिर एक होगा 0.75, 0.25, और एक होगा 1.25 माइनस 0.25, राइट। इस तरीके से वेट्स होंगे, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का तो 20% रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का 20% रहेगा, बस सारा RF का हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तब समझो। अब अगर हमको पोर्टफोलियो निकालना है, ठीक है, अगर हमको पोर्टफोलियो निकालना है, अब देखो ऐसे केस में अगर आप बोलोगे कि निकालना है हमको रिस्क, ठीक है, जैसे 0.75 मार्केट में है, 0.25 मार्केट में, 0.75 रिस्क फ्री में, तो आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक का मतलब मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क फ्री का होल स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क फ्री का तो हमेशा 0 ही होता है, तो जब 2A भी करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो एक तरीके से, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट कितना है 25 इंटू इक्वल टू मतलब 625, और वेट्स कितना है, ठीक है। पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखो 20% है, ओके, 20 इंटू इक्वल टू 400, राइट। रही बात है वेट्स की, तो 0.25 इंटू इक्वल टू इंटू 0.0625 तो आएगा 25, और 25 को अंडर रूट करोगे तो आएगा 5, राइट। अब यही जब आप इसका करोगे 75 वाले का, ठीक है, तो 20 का होल स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू 0.5625 फिर आप अंडर रूट करोगे तो 15 आएगा। मतलब ले देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। तो जब होल स्क्वायर फिर अंडर रूट करना है तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इंटू वेट ऑफ मार्केट करो। तो ऐसे ही 125 इंटू वेट ऑफ मार्केट मतलब कि 125% ना, राइट। अब वेट्स में तो 1.25 बोलना पड़ेगा, तो 11 इंटू 1.25 ये हो गया अपना 13.75। 1 सेकेंड,
वन सेकेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 इंटू 1.25 ये हो गया हमारा 20 इंटू 1.25 ये हो गया हमारा 25%। ऐसा अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर वेट 125% है मार्केट पोर्टफोलियो में, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जो आप बोरो करोगे तो बोरो करोगे आरएफ पे, ठीक है। तो इन्वेस्टर बोरो एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑन हिज पोर्टफोलियो एसेट एट 5%, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें हमने लिख ली, ठीक है। नोट्स में भी हमने इनकॉर्पोरेट कर ली, भले ही हमको पता था फिर भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया कि अगर 125% मार्केट पोर्टफोलियो में है तो ऐसे केस में आरएफ आप अमाउंट इक्वल टू 25% मतलब 25% जितना आप अमाउंट जो है आप बोरो करोगे आरएफ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये देख रखा है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो देख रखा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वन सेकेंड ये वेट्स दे के रखे थे, ठीक है। इन्वेस्ट इन मार्केट पोर्टफोलियो रिमेनिंग आरएफ में है, तो सिंपल सी बात है, समझो कि आरएफ का स्टैंडर्ड डेविएशन तो 0 होता है। अगला क्वेश्चन, यू आर एबल टू बोरो बोथ यू आर एबल टू बोरो एंड लैंड, अच्छा यू आर एबल टू बोरो एंड लैंड एट आरएफ, ठीक है। मार्केट पोर्टफोलियो सिक्योरिटी हैज़ एन एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, ठीक है। तो स्टॉक दे के रखा, आरएफ दे के रखा है आपको, एक स्टॉक होगा और एक मार्केट होगा। मार्केट का आपको तो रिटर्न भी दे के रखा है, राइट, 15%, और रिस्क भी दे के रखा है 21%। अब हमको ना पोर्टफोलियो का निकालना है। आरएफ दे के रखा है हमको, आरएफ का तो चलो हम आरएफ की भी बात करें तो आरएफ का भी रिटर्न दे के रखा है 9%, पर अगर रिस्क दे के रखे या अपन बोले स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो तो 0 ही होता है। अब अगर आपने सबका सब इन्वेस्ट करा है आरएफ में, हमको क्या निकालना है, रिटर्न और एसडी। लो हमको रिटर्न और एसडी निकालना है पोर्टफोलियो का, ठीक है, रिटर्न और एसडी। अगर पूरा का पूरा अगर आपने आरएफ में करके रखा है तो रिटर्न तो 9% है माना, पर एसडी आपका 0 रहेगा। अगर आपने मार्केट पोर्टफोलियो में रखा है तो रिटर्न आपका 15% रहेगा और एसडी आपका 21% रहेगा। 1/3 इन्वेस्ट करा है आरएफ में, 2/3 करा है मार्केट में, तो 9 का 1/3 करो 3, ठीक है। 15 का 2/3 करो 10, ये हो गया हमारा 13। अब पॉइंट आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हम वेट से निकाले, सी अब मान लो इधर कोरिलेशन पॉजिटिव है, ठीक है, या तो सी मानना भी क्या, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, ठीक है, दोनों का वेट्स दे के रखे हैं, और क्या चाहिए समझो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है दोनों का, वो वेट्स दे के रखे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो आरएफ है वो तो 0 ही हो जाएगा, आरएफ है तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो आपका ले देख के रहेगा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का कितना है आपका 21, तो 21 का होल स्क्वायर इन 2 वेट्स 2/3 का होल स्क्वायर, और फिर इसका आप अंडर रूट करोगे तो आपको एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 14 आना चाहिए। वो यही हुआ कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 14 आया। अब ऑल वेल्थ इज़ इन्वेस्टेड इन मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, हमने सारा वेल्थ तो मार्केट पोर्टफोलियो में लगाया, तो हमने ये भी तो इधर ही करा था, ठीक है। फर्दर यू बोरो, आपने एडिशन 1/3 भी बोरो करा तो इन्वेस्ट इन मार्केट पोर्टफोलियो, तो 1/3 बोरो करा तो एक तरीके से आपने 133% लगाया मार्केट में, तो मार्केट का रिटर्न 50 इंटू 1.33 ये 19.95, ठीक है। अब सी, ठीक है, तो 19.95 हुआ, पर आपने बोरो करा 9% पे, तो 9 डिवाइड बाई 3 होता है, तो 19.95 माइनस 3 16.95 मतलब 17% आपका रिटर्न है। पर रही बात जब रिस्क की आती है तो रिस्क में क्या रहेगा, आपका रिस्क कितना है 21 इंटू 1.33 कर लो, ये आएगा 28%। ओके, अगला क्वेश्चन, अ स्टडी बाय अ म्यूचुअल फंड हैज़ रिवील्ड द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिक्योरिटीज़, ये 3 सिक्योरिटी का फॉलोइंग डेटा है। 1 सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन करने लग गया हमको, ये क्वेश्चन करना है। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स सिक्योरिटी एंड मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न देकर रखा है, राइट, मतलब कि वही एक्स बार और वाई बार, ठीक है, ये रिटर्न है और मार्केट है। बीटा निकालना है सिक्योरिटी एक्स का है, ये बीटा निकालना है, तो बीटा सिर्फ रिटर्न से कैसे निकलेगा, चलो ठीक है। तो देखो बीटा, देखो सबसे पहले तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एक्स और वाई, और ठीक है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक लाइन, क्लास से पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक्स बार इजकल टू बीटा एक्स बार इजकल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वाई बार, ये होता है हमारा सीन। तो क्या होता है, हमको एक्स दे के रखा है, हमको वाई दे के रखा है, हमको एक्स बार निकालना है, वाई बार निकालना है। अब एक्स बार इजकल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वाई बार, राइट। अब सी, जो बीटा का फॉर्मूला होता है, बीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है,
कोवेरियंस ऑफ स्टॉक इन मार्केट, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ स्टॉक इन मार्केट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा, ठीक है। और कोवेरियंस ऑफ स्टॉक इन मार्केट क्या होता है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है, डिवाइड बाय एन, ये हो गया कोवेरियंस। और एक हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर। तो हमको एक्स बार देख रखा है, वाई बार देख रखा है, हमने एक्स माइनस एक्स बार निकाला, हमने वाई माइनस वाई बार निकाला, और एक करा हमने वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो हमारे पास एक्स है सिक्योरिटी, वाई है मार्केट, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और एक है वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और एक होता है एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, राइट, ठीक है। इनफैक्ट हमें, ठीक है, हमारे पास एक्स है, एक्स कितना है 20, 22, 25, 21, हम 4 ही सैम्पल साइज लेते हैं। इधर है इधर है 22, 20, 18, 16। हमारा जो एक्स बार निकलता है, ये टोटल का जब हम एक्स बार करते हैं तो हमारा एक्स बार जो निकलता है सी, वो हमारा क्या निकलता है, एक्स बार वो निकलता है हमारा 15, ठीक है, और वाई बार निकलता है 12। तो 20 माइनस 15 5, 22 माइनस 15 7, 25 माइनस 15 10, 21 माइनस 15 6। इस तरीके से चल रही चीज़ें, 5 7 10 6। वैसे ही वाई बार अगर 12 है तो 22 माइनस 12 10, 20 माइनस 12 8, 18 माइनस 12 6, 16 माइनस 12 4। वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करो तो 164, 36, 16 हो जाएगा। अब एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार किया तो 50, 56, 60, 24 इस तरीके से हुआ। और वाई माइनस ठीक है, हमने ये सब निकाल लिया। अब समझो, हम ऐसा करते हैं, सबका ही कर लेते हैं। 20, 22, 25, 21, 18 माइनस 5, 17, 19 माइनस 7, 20, और हमारा एक्स बार निकल गया था 15। ऐसे 22, 20, 18, 16, 20, 8 माइनस 6, 5, 6, 11, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार कर लेते हैं। अब 18 से स्टार्ट करते हैं। 18 माइनस 15 3, माइनस माइनस 15 माइनस 20, 17 माइनस 15 2, 19 माइनस 15 4, और माइनस 22, 20 माइनस 15 5, ठीक है। और वाई बार जैसे 12 है तो 20 माइनस 12 8, ओके, 8 माइनस 12 माइनस 4, माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18, माइनस 5 माइनस 12 माइनस 7, 6 माइनस 12 माइनस 6, 11 माइनस 12 माइनस 1। अब वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करा तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 18 का स्क्वायर हो गया 324, 49, फिर 36, फिर 1। और एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हमने 50, 56, 60 और 24 निकाला था, 50, 56, 60 और 24 निकाला था, अगला फिर 24 आता है, फिर 80 आता है, फिर 36 माइनस 36 आता है, माइनस 28 आता है, 132 आता है, माइनस 5 आता है। इस तरीके से करते हैं। तो वाई माइनस वाई बार हमारा टोटल आता है 357, और 357 डिवाइड बाय 10 करो तो 35.7, ये हो गया 35.7। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट जो है वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर का टोटल, ठीक है। तो वाई माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का टोटल क्या है, ठीक है, वाई माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का टोटल क्या है 706, 706, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 35.7 है न्यूमरेटर में, 706 है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपने निकाल लिया 35.7 डिवाइड बाय 706, ये हमारा हुआ 0.0506, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक लाइन है। कैरेक्टरिस्टिक लाइन में जब भी हम लाइन बनाते हैं हमेशा जो है हम वाई बार को खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्स बार है वो है 15, तो 15 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 0.0506 वाई बार। तो क्या हुआ 15 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 0.0506 वाई बार, ऐसा। तो क्या है 15 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा वाई बार, ठीक है। तो ऐसा करो, जब आपको एक्स बार पता है, आपको वाई बार पता है, आपको बीटा पता है, तो आप अल्फ़ा भी निकाल लो। एक्स बार है आपका 15 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है 0.0505, और वाई बार है हमारा कितना 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्फ़ा निकाल लोगे। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक लाइन किस तरीके से निकलेगी, अल्फ़ा प्लस बीटा आर एम। अल्फ़ा आपको पता है 8.94, राइट। बीटा आपको पता है 0.0505, तो अल्फ़ा प्लस
बीटा और आर एम को खाली छोड़ दो, ठीक है। तो लेआउट कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि 15% इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आर एम, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा आर एम रहेगा, इस तरीके से लेआउट रहेगा आपका। और यही जो है जब सिक्योरिटी मार्केट लाइन रहती है तो लेआउट में ऐसा होता है कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन ऑफ स्टॉक एक्स जो भी है तो आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, उसमें बीटा को छोड़ देते हैं। मतलब सिंपल से बात है, हमारे पास ठीक है सिक्योरिटी का रिटर्न था, हमारे पास मार्केट का रिटर्न था, हमारे पास एक्स बार था वाई बार था, बीटा भी निकल सकता है तो हमने अल्फ़ा निकाल लिया। अब अल्फ़ा है, बीटा है, एक्स बार है, तो आपको बस अल्फ़ा प्लस बीटा आर एम करना है, ठीक है, और आर एम को खाली छोड़ना है। तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ सिक्योरिटी एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा आर एम। सी अब आता है एक और क्वेश्चन, ओके। सी अभिषेक इज़ इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग 2 लाख, ठीक है, फॉर विच ही इज़ कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव। किसी भी एक्स में कर दो, किसी वाई में कर दो, या एक्स और वाई में कर दो, ठीक है। एवरेज एनुअल रिटर्न जो अर्न करा है एक्स और वाई ने, एक्स का 15 है, वाई का 14 है, ठीक है। आर एफ है हमारा 10%, आर एम है हमारा 12%, ठीक है। ये हो गया हमारा कोवेरियंस एक्स वाई और मार्केट पोर्टफोलियो का देख रखा है, एक्स और वाई और मिक्स का देख रखा है। अब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो कि आप तो वेरिएंस निकालो एक्स वाई और रिटर्न का, तो वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑफ एक्स वाई मार्केट, ठीक है, एक्स वाई और मार्केट। वैसे अगर देखा जाए कि तो कोवेरियंस का डायगोनल वेरिएंस होता है, कहा जैसे तो आंसर यही है 4.8, 4.250, 3.1, ये हो गया वेरिएंस। अब देखो वेरिएंस निकालने का जो तरीका हमको पता है, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन का अंडर रूट, सर अंडर रूट तो नहीं करना, और एक होता है समेशन पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा। तो इधर ना तो प्रोबेबिलिटी है ना तो पास डेटा है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो इधर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इन द सेंस कि भैया कोरिलेशन जो होता है, ठीक है, स्टॉक और मार्केट का, वो 1 होता है। नहीं 1 सेकेंड, ये नहीं बोलना था, मेरे को वापस से इसको ठीक करता हूँ। ये बोल रहे हैं वेरिएंस निकालना, ठीक है। अब वेरिएंस निकालना है पर्टिकुलर एक्स का, ठीक है। तो ऐसे कैसे कोरिलेशन क्या होता है कि कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक, मतलब जिसका हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोरिलेशन निकाल रहे हैं आई और जे का, मतलब 2 स्टॉक का निकाल रहा हूँ, तो आर आई जे मतलब कोरिलेशन आई जे इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ आई जे डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट क्या, सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जे, क्योंकि हम इधर जो है बीटा नहीं निकाल रहे, हम इधर कोरिलेशन निकाल रहे हैं, पर इधर जो वेरिएंस हम निकाल रहे हैं एक्स का एक्स के साथ ही निकाल रहे हैं। तो कोरिलेशन आई जे नहीं, कोरिलेशन आई आई करो, मतलब कि 2 स्टॉक एक्स का एक्स से ही कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तो वो तो 1 ही होगा ना, ठीक है। एक्स का एक्स के साथ ही कोरिलेशन निकाल रहे हैं, वो तो 1 ही होगा। तो जो कोवेरिएंस है, ठीक है, जो कोवेरिएंस है, और हमको वेरिएंस ही निकालना था, तो वही हमारा वेरिएंस है, मतलब कि जो हमारा वेरिएंस है वही हमारा कोवेरिएंस है, राइट। तो सिंपल सी बात है एक समझने की कि देखो यार, ये जो वेरिएंस है, ठीक है, ये वेरिएंस अगर निकालने का बोले, ठीक है, वेरिएंस अगर निकालने का बोले तो एक तरीके से वो यही बोल रहे हैं कि आप सी इसमें आपसे मतलब कोरिलेशन नहीं पूछ रहे, मतलब वेरिएंस अगर आप बोल रहे निकालने का, तो ऐसे केस में वो कोरिलेशन नहीं पूछ रहे कि एक का दूसरे के साथ कोरिलेशन है, वो तो अपने साथ ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, मतलब कल को वेरिएंस निकालने का वो एक टिपिकल फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, वो नहीं हो रहा हो तो आप कोरिलेशन वाला लगा लो। अब मेरे साथ का कोरिलेशन तो 1 ही रहेगा, और कोवेरिएंस जो है अगर मैट्रिक्स देके रखा हो तो कोवेरिएंस निकल जाएगा, ठीक है, और यही हमारा वेरिएंस होगा। तो इस तरीके से आपने वेरिएंस निकाल लिया, ठीक है। वेरिएंस निकालना है जहाँ पे कोवेरिएंस है आपका वेरिएंस है, वो वैसे हम तो ये बता ही चुके थे, बट फिर भी इनको प्रूव करके बताना पड़ता है। अब देखो अगला क्या पॉइंट है, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो। लो जब एक्स और वाई का रिटर्न देके रखा है, ठीक है, पोर्टफोलियो निकालना है, तो ऐसा करो वो पोर्टफोलियो का रिटर्न इस प्रपोर्शन से निकाल लो, ठीक है। पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो, तो पोर्टफोलियो रिटर्न कितना हुआ 14.6। चलो बीटा, ठीक है, बीटा निकालो। बीटा क्या हो रहा है आपका कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जैसे इस तरीके से ये पूछ रहे हैं कि एक्स का निकालो, वाई का निकालो, मार्केट का निकालो, ठीक है, वैसे ही जो रिटर्न है, ठीक है, रिटर्न उन्होंने डायरेक्ट पोर्टफोलियो का पूछा, पर वो बीटा में भी बोल रहे हैं एक्स का बीटा निकालो, वाई का बीटा निकालो और मार्केट का बीटा निकालो, मतलब कि पोर्टफोलियो बीटा निकालो।
अब एक्स का बीटा क्या होगा, ठीक है, एक्स का बीटा क्या होगा, मतलब एक्स का बीटा मार्केट के साथ, वैसे मार्केट का बीटा तो 1 ही होना चाहिए, बट सॉरी पोर्टफोलियो बीटा 1 नहीं होगा, मार्केट बीटा 1 होना चाहिए। सी, तो हम एक्स का बीटा निकालेंगे। अब एक्स का बीटा है तो ऐसे केस में कोवेरिएंस निकालो एक्स और मार्केट का, तो है हमारा 3.370, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर 3.1, तो 3.370 डिवाइड बाई 3.1, ये हो गया हमारा 1.08, ये हो गया हमारा कोवेरिएंस, क्या सॉरी बीटा आ गया। तो इस तरीके का आपको एक्स का मार्केट से निकालना है, ठीक है। अब आपका जो हो गया वाई का मार्केट से निकालना, तो कोवेरिएंस कितना हुआ वाई का मार्केट से, 2.8 डिवाइड बाई 3.1, ये आपका आ गया आपका बीटा वाई का। और पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, तो बीटा निकाल, पोर्टफोलियो बीटा तो आप वेट से भी निकाल सकते हो, ठीक है, पोर्टफोलियो बीटा तो वेट से भी आ सकता है। फिर आती है अपनी अगली बात कि चलो बीटा आ गया, पोर्टफोलियो वेरिएंस। सी देखो, सबसे पहले हमको वेरिएंस निकालना था, तो हमने एक्स वाई मार्केट का निकाल लिया, ठीक है, ये ठीक है, एक्स वाई मार्केट का हमने निकाल लिया वेरिएंस। पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना था, चलो हमने एक्स का भी रिटर्न, वाई का रिटर्न, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल लिया, इनफैक्ट बीटा भी निकाल लिया, राइट। और बीटा कैसे निकाला, कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस करके। अब पोर्टफोलियो वेरिएंस, ठीक है, पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालना है, तो देखो आपने पोर्टफोलियो बीटा निकाला, ठीक है, पोर्टफोलियो बीटा का कितना है 1.013, राइट। वो कैसे निकला वो तो ठीक है, 2 स्टॉक का निकाला था, तो पोर्टफोलियो के बीटा जो है हमने वेट से निकाल लिया, तो 1.013 हमने निकाल लिया, राइट। तो ये याद रखना, पोर्टफोलियो वेरिएंस आपका ये नहीं है 3.100, पोर्टफोलियो वेरिएंस आपका ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये पोर्टफोलियो वेरिएंस नहीं है। पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालने के लिए देखो दूसरा तरीका है, पर सी आपको रिटर्न दे के रखा है, आपको आरएफ दे के रखा है, ठीक है, आपने वेरिएंस निकाल लिया, पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल लिया, ठीक है, वेरिएंस निकाला आपने, मतलब वेरिएंस आपने इस तरीके से निकाला क्योंकि दे के रखा था, और आपने बाकायदा फॉर्मूला भी लगाया कि को रिलेशन अपना अपने साथ तो बनी होता है, को वेरिएंस आपको दे के रखा है, वो को वेरिएंस अपना वेरिएंस है। मैं बोल रहा हूँ जब पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू वेट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर वेट ऑफ बी स्क्वायर को रिलेशन, ठीक है। अब मेरी बात समझो, सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे के रखा है, ठीक है, और ठीक वेट ऑफ एक्स दे के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हम निकाल लेंगे, मतलब यही जो दे के रखा है, फिर वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी, तो हमने वेट, तो देखो इधर हमारा कोवेरिएंस कितना आ रहा है, तो सी इधर आप जो लोगे को रिलेशन, ठीक है, वो को रिलेशन क्या लोगे, वो आप जो है एक्स वाई का, मतलब एक तरीके से कोवेरिएंस जो रहेगा, कोवेरिएंस एक्स वाई रहेगा, जो हमारा आर इंटू एस जी है, ठीक है, तो हमारा जो कोवेरिएंस है वो एक्स वाई करेगा। सिंपल सी बात है, आप समझो। सबसे पहले तो जो हमको पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालना है, राइट, तो एक बात ध्यान रखो कि वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है, ये जो मिक्स दे के रखा है ये मार्केट है, ठीक है, ठीक है, ये मार्केट है, तो आपको बाकायदा इसको पोर्टफोलियो वेरिएंस मत बोलना सबसे पहले, तो इस तरीके से पोर्टफोलियो वेरिएंस नहीं आएगा। पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालने के लिए हमारे पास वही है जो हमारा टिपिकल फॉर्मूला था, पर बनती बात है कि हमको कोवेरिएंस इसमें यूज़ करना पड़ेगा, तो कोवेरिएंस दे के रखा है, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर वो उस तरीके से करना है। पोर्टफोलियो वेरिएंस में आप 3.100 मत लेना। अब ठीक है, वेरिएंस निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। अब वो बोल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो। अब मेरे को बताओ, जब पोर्टफोलियो रिटर्न दे के रखा है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों में क्या अंतर है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का अपना वही CAPM वाला मॉडल, अब वही हमको एक्स का वाई का पोर्टफोलियो का निकालना है। तो RF आपको दे के रखा है, RM और RF भी दे के रखा है, तो वो तो ठीक है। बीटा निकालना है, अब बीटा कैसे निकलेगा, तो आपको याद हो तो हम बीटा पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, तो बीटा हम निकाल चुके हैं 1.087, 1.903, 1.013, इस तरीके से बीटा निकाल चुके हैं। तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। अब सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है। सिस्टमैटिक रिस्क में भी ऐसा है कि आपको जो है बाकायदा स्टॉक का, ठीक है, एक्स वाई और पोर्टफोलियो का निकालना है। तो चलो हम पहले स्टॉक का निकालते हैं। तो बीटा ऑफ स्टॉक का बीटा हमको होल स्क्वायर दे के रखा है और इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, ठीक है, स्टॉक के बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट भी दे के रखा है, ये हो गया। तो एक्स का बीटा का होल स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, वाई का बीटा का होल स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। अब पोर्टफोलियो के बीटा का होल स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, ये भी निकालेंगे तो सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। अब हमें जो है अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है। अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने के 2 तरीके, ठीक है, ठीक है। तो कि हमने सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लिया। अब जो हमारा वेरिएंस ऑफ स्टॉक है, जैसे 4.800 उसमें से माइनस कर दो, तो यही है
इसका अनसिस्टमैटिक रिस्क 4.800 में से सिस्टमैटिक माइनस करो, वाई में 4.250 में से वो माइनस करो क्या, सिस्टमैटिक रिस्क। और पोर्टफोलियो में जो हमने पोर्टफोलियो वेरिएंस निकाला था फॉर्मूले से, ठीक है, जिसमें हमने कोरिलेशन कोवेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ किया था, तो वो फॉर्मूले से जो हमारा निकला था, ठीक है, वेरिएंस, उस वेरिएंस में से वो सिस्टमैटिक रिस्क माइनस करो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। अब शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो और अल्फ़ा पूछा है आपसे, ठीक है, अब तीनों का, ठीक है, शार्प, ट्रेनर और अल्फ़ा किस में पूछा है, एक्स, वाई और पोर्टफोलियो में। अब शार्प रेशो, सी शार्प रेशो क्या होगा, एक्स में, पहले शार्प रेशो में होता क्या है, सी शार्प में होता है एस डी, ठीक है, ट्रेनर में होता है बीटा। तो भाई क्या है शार्प रेशो, 15 और 10 दे के रखा है आपको, पहले एक्स का निकालते हैं। एक्स का रिटर्न है 15, आर एफ 10 है, ठीक है, और आपको तो एक्स का रिटर्न है 15, आर एफ 10 है, एक्स का रिटर्न है 14, आर एफ 10 है। तो शार्प रेशियो हो गया 15 - 10 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो वेरिएंस निकाला था हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला, हम वो भी निकाल देंगे। वाई में भी ऐसा है, आर पी माइनस आर एफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या, पोर्टफोलियो। सी जब पोर्टफोलियो का निकालेंगे शार्प रेशियो तो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टॉक का निकाल रहे तो स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सी आर पी माइनस आर एफ इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कोवेरिएंस के मैट्रिक्स से वेरिएंस निकाल लेना, ठीक है, 4.800, तो इसका अपन स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे। जब वाई का निकाल रहे हैं तो आर पी माइनस आर एफ, तो आर पी माइनस आर एफ, ठीक है, वाई का रिटर्न माइनस आर एफ 14 - 10, ठीक है, तो वाई का रिटर्न माइनस आर एफ, स्टॉक का रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक का, उसका मतलब वेरिएंस ऑफ स्टॉक, ये निकाल लिया। अब आता है पोर्टफोलियो का। तो पोर्टफोलियो में समझो, पोर्टफोलियो में हम रिटर्न लेंगे पोर्टफोलियो का। अच्छा, पोर्टफोलियो का रिटर्न हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, तो ये तो हमने पहले से ही निकाल लिया था ना नॉर्मल तरीके से पोर्टफोलियो का रिटर्न, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो हम उसके वेरिएंस वाले फॉर्मूले से निकाल चुके हैं। यही जो है, अब हम ट्रेनर रेशो निकालेंगे, तो वाई स्टॉक का रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा ऑफ स्टॉक, ये हमने निकाला, ठीक है। फिर ट्रेनर में क्या है, वाई का रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ स्टॉक, ठीक है, बीटा ऑफ वाई, ये भी हमने निकाला। और फिर पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, ये हमने कर लिया। अब आती है बात अल्फ़ा निकालने की, ठीक है। अल्फ़ा मतलब कैरेक्टरिस्टिक लाइन बोल रहे हैं, अल्फ़ा एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक लाइन। और कैरेक्टरिस्टिक लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि एक्स बार कैरेक्टरिस्टिक लाइन मतलब कि ये अल्फ़ा, ये जैनसन अल्फ़ा है, ये एक तरीके से जैनसन अल्फ़ा बोल रहे हैं। सी आपका स्टॉक का रिटर्न आया होगा, जैसे कि हमारा जैनसन अल्फ़ा निकालना है हमें, तो वाई एक्स का जो है, एक्स का स्टॉक का रिटर्न जो है वो है 15%, वाई का रिटर्न है 14%, और जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो है हमारा 14.6%, ठीक है। ये हो गया हमारा आर पी, और एक होता है हमारा सी ए पी एम मॉडल से जो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था वो है 12.03, 12.17 और 11.81। तो हमने इस तरीके से 15 - 12.03, 14 - 1 सेकेंड, हाँ 15 में से 12.17 हमने माइनस किया। तो एक्स का जो हमारा रिटर्न था, एक्स का रिटर्न, ठीक है, यही बोल रहे हैं जो रिटर्न है माइनस सी ए पी एम का, ठीक है। तो एक्स का ही सी ए पी एम, तो स्टॉक का रिटर्न माइनस सी ए पी एम का रिटर्न, या पोर्टफोलियो का रिटर्न माइनस सी ए पी एम का रिटर्न, ऐसा करना है हमको। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, मतलब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जब अल्फ़ा निकालना है तो कैरेक्टरिस्टिक लाइन में मत घुस जाना आप, अल्फ़ा निकालना है तो ये जैनसन अल्फ़ा की बात कर रहे हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसमें सब कुछ कैलकुलेट करना है आपको, वेरिएंस कैलकुलेट करना है, कोवेरिएंस मैट्रिक्स दे के रखा है, वेरिएंस ऑफ मार्केट और पोर्टफोलियो वेरिएंस दोनों में अंतर है, राइट। तो वेरिएंस ऑफ मार्केट और पोर्टफोलियो में अंतर है, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, अल्फ़ा, जैनसन अल्फ़ा, कैरेक्टरिस्टिक लाइन नहीं है, हमको जैनसन अल्फ़ा की तरफ जाना है, ये सब चीज़ें थी। पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, सब कुछ है, अच्छा क्वेश्चन है।
सी तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चन है। और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में राइट हमने समझा था कि हमको परसेंटेज पे फोकस करना है रादर देन अमाउंट के। मतलब कि जैसे कि टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी 2 लाख है और हर एक स्टॉक का 20% है, ठीक है। तो कितना हो गया सबका, अगर 2 लाख का 20% करते रहेंगे 5 स्टॉक में, ठीक है, तो 40 हज़ार, ठीक है। अब कल को 2 लाख की जगह 3 लाख हो गया, या अपन बोले 2.5 लाख हो गया, जैसे जो 2.5 लाख है ना वो भी 20% होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको परसेंटेज पे फोकस करके रीबैलेंसिंग करनी है। चलो क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर अ पे ऑफ फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख। कंसिडर अ पे ऑफ फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख एंड द मार्केट मूव फ्रॉम 100 to 80 एंड बैक टू 100 अंडर 3 पॉलिसीज़। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का, कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मीन्स बैलेंसिंग द वैल्यू। ओके, क्या बोला, बैलेंसिंग द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। 3 पॉलिसीज़, एक तो होता है कि आप पोर्टफोलियो आप स्टॉक बाय करो और कुछ भी मत करो, बाय एंड होल्ड। एक होता है कि कांस्टेंट मिक्स और एक होता है कांस्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। कांस्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि कांस्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी, सी देखो क्या लिखा है, कांस्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें क्या होता है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी स्टॉक, इक्विटी की वैल्यू जो है वो क्या है, पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एम। तो ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी हम देखेंगे, राइट। चलो हम एक बार क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कंसिडर अ पे ऑफ फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख व्हेन मार्केट मूव फ्रॉम 100 to 80 एंड बैक टू 100 अंडर 3 पॉलिसीज, बाय एंड होल्ड, ठीक है, अंडर विच इनिशियल स्टॉक बॉन्ड मिक्स 50-50, ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं कि हमको कंसीडर अ पे ऑफ फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, मार्केट 100 का 80 हुआ, देन 80 से वापस हो गया, ठीक है। अब बाय एंड होल्ड पॉलिसी में देखते हैं। देखो जब मार्केट था आपका 100 का, राइट, जब मार्केट 100 का था, ठीक है, बाय एंड होल्ड पॉलिसी में अंडर विच इनिशियल स्टॉक बॉन्ड मिक्स, तो स्टॉक बॉन्ड मिक्स, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो है स्टॉक बॉन्ड मिक्स का है और मार्केट 100 का है आपका। तो ऐसे कैसे, जैसे कि 1 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1000 रहेगा, तो 500 डिवाइड बाय 100 और 500 डिवाइड बाय 100 ऐसे करके मिक्स हो गया 50-50, फिर वो हो गया 80, राइट। अब समझो क्या लिखा हुआ है, मार्केट मूव फ्रॉम 100 to 80, तो 80 100 से 80 पे गया तो मार्केट गया। अब मुझे बताओ कि मार्केट जब नीचे गिर गया, बॉन्ड को उससे क्या लेना देना, स्टॉक इक्विटी स्टॉक उसका मार्केट से अफेक्शन होना समझ में आता है ना। मार्केट जब 80 पे हो गया तो बनती बात है कि मेरा तो 500 था ना, 500 था ना, तो 500 इंटू 80 करूँगा तो 40,000 हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो क्या बोलने में आ रहा है कि तो ये 40,000 हो गया, ठीक है। पहले क्या था, दोनों 50,000 था, अब एक 40,000 हो गया, एक 50,000 हो गया। तो क्या अब मैं बैलेंस करने के लिए कि 40,000 को 50,000 करूँ, ठीक है ना। क्या है कि आप जो है 40,000 को क्या 50,000 करोगे। अब अगर आपने ये करा, ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग नहीं होगा, क्योंकि इधर आप वैल्यू को ऊपर ला रहे हो। आपको ऐसे केस में 40 को 50 नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि देखो एक 40 एक 50 है ना, टोटल 90 है। अब 90 को 50-50 के रेशियो में बांटो, ऐसा। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी, जो हमने करा अभी। बाय एंड होल्ड में मेरे को क्या लेना देना, बाय एंड होल्ड में कुछ भी नहीं। अगर ठीक है गिरा तो गिरा, बढ़ा तो बढ़ा, राइट। और यही देखो ये 20% गिरा, अभी 100 का जो हो गया हमारा 80 और 80 का हो गया 100, ठीक है ना। 100 का 80 हुआ, फिर 80 का 100 हुआ, ठीक है। 20% डिक्रीज़ हुआ और ये 25% इंक्रीज़ हुआ। अब जब 25% इंक्रीज़ हुआ सी, तो उसमें भी ऐसा ही है 25%, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि देखो जब मार्केट 100 था तब देखो तब क्या था, सबका स्टॉक 50,000 था, ये 50,000 था। अब मार्केट हो गया 80, राइट। तो देखो जब 100 था तो स्टॉक 50,000 था, तो आपने 500 इंटू 100 करा, ठीक है। वो बॉन्ड भी 500 इंटू 100 करा, ठीक है। अब 80 हुआ, ठीक है। जब 80 हुआ तो स्टॉक जो है वो स्टॉक 80 हो गया, पर बॉन्ड तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो 500 इंटू 80 हो गया और 500 इंटू 100 हो गया, और एक हो गया फिर हमारा 80 से वापस 100। अब 80 से वापस 100 पे जाना,
और जब वापस 100 हुआ तो वापस 500 इंटू 100, और 500 इंटू 100 इस बॉन्ड तो पहले ही था, स्टॉक वापस से 500 इंटू 100 हो गया। तो जब ऐसा है कि जब वैल्यू गिरती है तो जो वैल्यू गिरती है तो हमको ऐसे रीबैलेंसिंग नहीं करते, रीबैलेंसिंग के पहले भी वही रहता है, रीबैलेंसिंग के बाद भी वही रहता है, ठीक है। ये हो गया 80 पे, फिर वापस से 100 हुआ तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, जो वैल्यू जो है रीबैलेंसिंग हम नहीं करेंगे, बिफोर आफ्टर सेम ही रहेगा। मतलब कांस्टेंट मिक्स, ऐसा है कि मिक्स तो आपका 50-50% होना चाहिए, राइट। अब जैसे कि आपका 100 है, बनती बात है कि 1 लाख है ना, 1 लाख है और 50-50% है, तो 50K और 50K रहेगा, ठीक है। और 50K कैसे, 500 इंटू 100, और एक ही रहेगा 500 इंटू 100, इस तरीके से रहेगा। अब ये देखो, अब आपकी वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है। अब आपकी वैल्यू डाउन हो गई, क्या 80 हो गई। अब 500 इंटू 80 हो गया, और एक 500 इंटू बॉन्ड 500 इंटू 100 ही है, तो ऐसे केस में आपका 90,000 हो गया, राइट। अब जब 90,000 हो गया तो हमारा मिक्स क्या होगा, 45,000, ठीक है। 45,000 हमारा मिक्स हो गया। तो देखो क्या हुआ, इसका मतलब कि जब 500 इंटू 80 हुआ, ठीक है, मतलब वो जो है जब 80 हुआ तो एक हो गया 45,000 500 इंटू 80, और एक है 500 इंटू 80 50,000, ठीक है। अब आप इसको रीबैलेंसिंग करोगे तो एक हो गया 40,000, एक हो गया 50,000। अब उसको रीबैलेंसिंग क्या करोगे कि स्टॉक हो जाएगा 45,000 और बॉन्ड भी हो जाएगा 45,000, वो 40 से 45 हो जाएगा, बॉन्ड भी 50 से 45 होगा, बॉन्ड 50 से 45 होगा, ये आपने ये करा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्टॉक 40 से 45 हुआ तो आपने स्टॉक बाय किया, ठीक है, और सेल बॉन्ड सेल करोगे तो वो 50 से 45,000 होगा, ठीक है। अब दूसरा, अगर मार्केट राइज करा, ठीक है, 80 से 100, तो 80 से 100 हुआ तो वापस 500 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि अब वो 80 की वैल्यू तो रही नहीं, तो स्टॉक 500 इंटू 100 हो जाएगा। बॉन्ड तो पहले से 50,000 है, मतलब वही 1 लाख और 1 लाख 50,000 जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ऐसे केस में जो स्टॉक है वो 45 से 50 हो जाएगा, बॉन्ड भी 45 से 50 हो जाएगा। पर देखो इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा, देखो क्या होगा, सी ध्यान दो, अब समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। सी, जब स्टॉक जो है 50 से 45 हुआ, कब, ये 100 से जब 80 हुआ तो क्या हुआ था कि स्टॉक 40,000 है और ये 50,000 है, तो ऐसे केस में आपने क्या किया कि 90,000 को डिवाइड बाई 2 करके 45 करा। तो जो 40,000 और 50,000 को आपने फिर इक्वल करा 45, तो आपका 40-45 हो गया और 50 भी 45 हो गया। 40-45 मतलब स्टॉक 40 से 45 हो गया। बॉन्ड जो है, स्टॉक जैसे 40 से 45 हुआ, बॉन्ड 50 से 45 हो गया, ठीक है। तब समझो वैल्यू स्टॉक और बॉन्ड की तो ऐसी होगी। तो अगर आप देखो तो स्टॉक क्या हुआ, 45,000 डिवाइड बाई 80, 562.5 इंटू 80, और जो अपना बॉन्ड है, बॉन्ड हमारा 45,000 ही रहेगा, ठीक है। बस स्टॉक 562.5 इंटू 80 हो जाएगा। अब यही 562.5 इंटू 80 ना, अब देखो ये वापस 100 हो गया, तो 562.5 इंटू 100, और बॉन्ड हमारा जो है, सी ये इंक्रीज़ हुआ है ना, तो 45,000 प्लस 25%, ये हो गया 56,250, मतलब समझ रहे हो, 562.5 इंटू 100, ये एक 56,250, और बॉन्ड की वैल्यू हो गई 56,250। अब समझो भाई, जब जो है प्राइस 80 से हो गई 100, मतलब 25% इंक्रीज़ हुआ, तो कायदे से जो है 56,250 होना चाहिए स्टॉक। बॉन्ड तो वैसे भी चेंज नहीं होगा, बॉन्ड तो 45,000 ही रहेगा। तो हमारा क्या हुआ, 101,250, ये 101,250 डिवाइड बाई 2 करो, एक हो गया 50625 और 50625। अब 50625 डिवाइड बाई 100 करोगे तो 506.25 इंटू 100 हमारा ये हो गया क्या, स्टॉक, और एक है 50625 अपना डिवेंचर। तो सी समझो, हमारे पास पहले था बाय एंड होल्ड, ठीक है, बाय एंड होल्ड, राइट। वही देखो जब मार्केट 100 था, और जब मार्केट 100 था तो क्या, जब वैल्यू 100 थी आपके 1 लाख, तो सबसे पहले 50,000 स्टॉक में है ना, और 50,000 बॉन्ड में। चलो अब आपकी वैल्यू जो है 100 से हो गई 80, राइट। अब जो स्टॉक है उसको फ़र्क पड़ेगा जब 100 से 80 हो गया। जो स्टॉक है ना वो 100 से 80 हुआ ना, तो स्टॉक को फ़र्क पड़ेगा क्या, कि स्टॉक हो जाएगा 40,000,
क्योंकि जो 50,000 स्टॉक था वो 500 शेयर्स इंटू 100 था, क्योंकि मार्केट प्राइस तब 100 थी। अब ये हो गया 40,000, ठीक है। पर बॉन्ड हमारा 50,000 ही रहेगा, ठीक है। पर जो 40,000 स्टॉक वो 50,000 हमारा बॉन्ड भी रहेगा ना, तो हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय एंड होल्ड है, मुझे क्या लेना देना, ठीक है। चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो। और फिर वो 80 की जगह वापस से 100 हो जाए, ठीक है, तो वापस से 50,000 हो जाएगा स्टॉक। और रही बात है बॉन्ड, तो बॉन्ड वापस से 50,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब वही 500 इंटू 100 था, फिर 500 इंटू 80 हुआ, और फिर 500 इंटू 100 हो गया वापस से, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, सेकंड आता है कांस्टेंट मिक्स, ठीक है। कांस्टेंट मिक्स में क्या था, आपके पास 1 लाख थे, आपने 50,000 स्टॉक में लगाए और 50,000 बॉन्ड में लगाए। अब जो 50,000 स्टॉक का था वो 500 इंटू 100 था, ठीक है। जब वो 100 था, प्राइस 100 था, अब वो प्राइस 80 हो गया, ठीक है। अब 80 हुआ तो क्या हुआ, आपका 40,000 हो गया स्टॉक। किस तरीके से कि 500 इंटू 80, 40,000 हमारा स्टॉक हो गया, मतलब 500 इंटू 80, और 50,000 हमारा बॉन्ड है, राइट। जो हमारा 80 है, तो जब प्राइस 80 हो गई तो 500 इंटू 80 हमारा स्टॉक हो गया, और बॉन्ड से हमारा 50,000 ही देगा, उसको कोई लेना देना ही नहीं जब 100 से 80 हो गया, ठीक है। पर कांस्टेंट मिक्स में एक बात ये है कि टोटल देखा जाए तो है तो 90,000। अब 90,000 हो गया है, तो आप इक्वल बांटो कि आपका 45,000 स्टॉक हो गया, आपका 45,000 बॉन्ड हो गया। और जब आपका 45,000 स्टॉक हो गया और 45,000 आपका बॉन्ड हो गया, ठीक है, तो ऐसे कैसे, मतलब आपका स्टॉक कितना हो गया, 45,000 डिवाइड बाय 80, ये हो गया हमारा 562.5 स्टॉक इंटू 80, और बॉन्ड तो आपका 45,000 ही था। अब ये 80 की जगह हो गया हमारा क्या, 100 वापस से। अब 80 की जगह 100 हो गया वापस से, तो जो 562.5 था 80 के इक्वल, अब क्या हो गया 562.5 इंटू 100, ये हो गया 56,250। ये 56,250 स्टॉक हो गया। और जो हमारा बॉन्ड है वो बॉन्ड तो 45,000 ही रहेगा, तो 562.5 इंटू 100, ठीक है। तो 56,250 प्लस 45,000, ये है 1,01,250। इसको जो है डिवाइड बाई 2 करो, ये हो गया 50625। तो 50625 हो गया हमारा स्टॉक का, और 50625 हमारा हो गया बॉन्ड का, ठीक है। अभी जो 50625 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसे हुआ कि 506.25 स्टॉक्स इंटू नंबर इंटू प्राइस जो है इंटू 100। तो इस तरीके से कांस्टेंट मिक्स हुआ हमारा। तो आप समझे कांस्टेंट मिक्स में क्या है, 100 का 80 होता है, स्टॉक का वैल्यू वेरी करता है, स्टॉक का वैल्यू वेरी करता है, मतलब बॉन्ड का वैल्यू वही रहता है। तो हम टोटल वैल्यू को फिर इक्वल डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है कांस्टेंट मिक्स। और एक होता है ठीक है, CPPI पॉलिसी, कांस्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, ठीक है। तो CPPI पॉलिसी विच टेक्स टू फॉर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज इक्वल टू 2। क्या बोल रहे हैं कि विच टेक्स टू फॉर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस 75,000, मतलब ये फ्लोर वैल्यू, सी पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस 75,000। देखो ये क्या है, कांस्टेंट प्रपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस में क्या है कि स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पोर्टफोलियो वैल्यू में से फ्लोर वैल्यू माइनस करो, और जो वैल्यू है इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो देखते हैं, जब वैल्यू 100 है, ओके, तो अभी मेरे पास 1 लाख का हमारा पोर्टफोलियो वैल्यू, सिंपल सी बात है, और वैल्यू 100 है, तो पोर्टफोलियो वैल्यू 1 लाख माइनस फ्लोर वैल्यू 75,000, ठीक है। तो 25,000 हुआ, और इंटू 2 ये हो गया हमारा 50,000। तो स्टॉक 50,000, बॉन्ड 50,000। अब यही जो है सी, ठीक है, वैल्यू जो है 100 की जगह 80 हो गई। अब जब 100 की जगह 80 हुई, ठीक है, तो पहले हम पोर्टफोलियो वैल्यू निकालते हैं, राइट। पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी हुई, हमारे पास 500 शेयर थे, इंटू 80 40,000, इंटू 80 हाँ 40,000, और 50,000 बॉन्ड के, तो कायदे से 90,000, राइट। ये 90,000, पर ठीक है 90,000 हमको फिर बैलेंस करना है, 90,000 माइनस 75,000 इंटू 2, 30,000 स्टॉक में होना चाहिए, राइट, और 60,000 होना चाहिए बॉन्ड में। देखो यही हुआ,
तो 30,000 जब स्टॉक में थे तो ऑब्वियसली बात है डिवाइड बाई 80 करोगे, मतलब कि 375 स्टॉक है इंटू 80 और 60,000 बॉन्ड में। अब ये 80 का वापस 100 हो गया, तो 375 इंटू 100 करो तो 37500, 37500 और 60,000 हमारा बॉन्ड। ठीक है, तो 37500 प्लस 60,000 बॉन्ड तो 97500, तो 97500 माइनस 75,000 इंटू 2 करोगे तो 45,000 जो है हमारा इक्विटी हो जाएगा। और 37500 प्लस 60,000 97500, ठीक है, ये हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। अगर 45,000 स्टॉक है तो 52,500 ये हमारा बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो देखो जब हमारे पास मार्केट वैल्यू 20% से कम हो गई, ठीक है, तो हमको रीबैलेंसिंग करनी पड़ गई थी। ठीक है, हमने रीबैलेंसिंग करी। रीबैलेंसिंग में क्या निकला, एक्शन स्टॉक को सेल करेंगे, बॉन्ड को बाय करेंगे। फिर वापस से जो है जब 25% इंक्रीज़ हुआ, देखो हमने सारी वैल्यू तो निकाल ली है, तो स्टॉक को बाय करा, बॉन्ड को सेल करा। तो ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने CPPI को भी समझाया कि CPPI क्या होता है, कि आपकी जो पोर्टफोलियो वैल्यू रहती है उसमें से फ्लोर वैल्यू माइनस करो, उसको फिर मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करो, देन आपका जो है वो वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाता है, फिर बचा हुआ आपका बॉन्ड की वैल्यू रहती है। राइट, चलो अगला क्वेश्चन। इंदिरा हैज़ अ फंड ऑफ 3 लाख, उसका 3 लाख का फंड है। ठीक है, शी वांट टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट विथ रीबैलेंसिंग टारगेट आफ्टर 10 डेज। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन आ गया। राइट, सी, तो इंदिरा हैज़ अ फंड ऑफ 3 लाख, शी वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट में करना है। एक रीबैलेंसिंग टारगेट है आफ्टर एवरी 10 डेज, कि वो हर 10 दिन में रीबैलेंसिंग करेगी। ठीक है, तो विद अ रीबैलेंसिंग टारगेट आफ्टर एवरी 10 डेज टू स्टार्ट विद फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम नाउ। ठीक है, आफ्टर एवरी 10 डेज टू स्टार्ट विद फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो क्या है टू स्टार्ट विद फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, मतलब कि 1 महीने तक, 8 से 1 महीने तक वो 10 दिन में रीबैलेंसिंग करेगी। अभी तो चलो ठीक है कि अभी तो जो निफ्टी है वो 5326 है। ठीक है, 5326 का अपना निफ्टी है। द मिनिमम निफ्टी विद इन अ मंथ, 1 महीने में मिनिमम जो गिर सकता है वो गिर सकता है अपना 5326 से 4793.4। शी वॉन्ट्स टू नो एज टू हाउ शी कुड रीबैलेंस हर पोर्टफोलियो अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब रीबैलेंस कैसे करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ CPPI। ठीक है, यूजिंग 2 एज अ मल्टीप्लायर, मतलब कि वही अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ CPPI, मतलब कि पोर्टफोलियो माइनस फ्लोर वैल्यू, और यूजिंग 2 एज अ मल्टीप्लायर, मतलब मल्टीप्लायर चेंज हो सकता है। ठीक है, इमीडिएटली टू स्टार्ट विद। ठीक है, तो इमीडिएट टू स्टार्ट विद, जब स्टार्टिंग करें तो कितना इन्वेस्ट होना चाहिए। फिर 10 दिन बाद जो है पहला रीबैलेंसिंग है, और निफ्टी जो है वो 4793.4 पे नहीं गिरा, वो तो 5122.96 तक गिरा। और फर्दर, ठीक है, निफ्टी तो 5539, मतलब ये तो ऊपर बढ़ गया 5539.04। तो पहले इमीडिएटली टू स्टार्ट विद, तो सबसे पहले सी, अगर हम बात करें तो निफ्टी कितने से गिरा। ठीक है, निफ्टी मतलब फ्लोर वैल्यू एक बार पता कर लो कि मिनिमम निफ्टी विद इन अ मंथ कैन बी, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकता है, वो 4790.4 तक जा सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर सकता है ये, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10% तक गिर सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी आप 3 लाख मानो, ठीक है, तो आपकी जो फ्लोर वैल्यू है, ठीक है, वो 10% नीचे तक जा सकता है, मतलब कि फ्लोर वैल्यू आपका 2.7 लाख होगा। तो 3 माइनस 2.7 लाख और 2 आपका मल्टीप्लायर है, तो ऐसे केस में 30,000 इंटू 2 60,000 आपका जो है आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, और 60,000 आपने इधर कर दिए इन्वेस्ट, तो 2,40,000 जो है आप बाकायदा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो। ठीक है, इधर बॉन्ड्स नहीं बोल के रखा है, तो आप RF सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करो। मतलब बॉन्ड्स में तो आपने 60,000 इन्वेस्ट किया, अब 60,000 आपने इन्वेस्ट किया, मतलब कि 60,000 रुपये डाले, तब निफ्टी जब 5326 था। ठीक है, अब 10 दिन बाद क्या हुआ कि फर्स्ट रीबैलेंसिंग, ठीक है, बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ रीबैलेंसिंग, इफ़ निफ्टी फॉल्स टू 5122.96। ठीक है, सबसे पहली बात, अभी तो मैंने जो है 60,000 और 2,40,000 किया। ठीक है, ये हमारा पोर्टफोलियो था। अब हमारी जो है पोर्टफोलियो की वैल्यू घट गई, क्योंकि निफ्टी गिरा है, 5326 से गिरा है। ठीक है, तो जितना भी परसेंट से गिरा है, मतलब एक तरीके से जो 60,000 का पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो हो गया 57712.655।
तो 57712.65 है। और हमारी जो RS सिक्योरिटीज़ है उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता निफ्टी घटे या बढ़े, तो वो तो 2,40,000 ही देगा। तो अगर आप बात करो सी, जो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 2,40,000 प्लस 57712.65 है। ये हो गया हमारा 297712.65 है। ये हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। अब ऑब्वियसली बात है कि 297712.65 माइनस हम क्या करेंगे, माइनस 2,70,000 करेंगे, ठीक है, और इनटू करेंगे 2, मतलब कि 55,425, 55,425.31, ठीक है, 55,425.31। तो 55,425.31 आप स्टॉक में इन्वेस्ट करो, माइनस 297712.655 जो रिमेनिंग है 24,2287.345, ठीक है, वो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। मतलब रीबैलेंसिंग के बाद ऐसा करना है, ठीक है। तो आपने ये रीबैलेंसिंग कर ली, ठीक है। अब जो है 5122.96 से वो कहाँ पे पहुँच गया, 5539.04। चलो, तो 5122.96 से 5539.04 हो गया। तो ऐसे केस में सी ये बढ़ा, जितना भी बढ़ा, ठीक है, तो जितना भी बढ़ा उतने से आपका निफ्टी भी बढ़ा, ठीक है, उतने से आपका मतलब स्टॉक बढ़ा। मतलब कि जो आपका 55,425 था, ठीक है, मतलब वो जो आपका 55,426 था उसमें आपने उतना परसेंटेज ऐड करा, तो आपका 59928 आएगा। ये 59928 आया, ठीक है। और हमारे बॉन्ड की वैल्यू क्या है, 242287, मतलब कि 59928 प्लस 242287, 59928 प्लस 242287, ये हमारा टोटल कितना हुआ, 302215। अब जो 302215 था, ठीक है, तो जो 302215 है, ठीक है, ये आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। माइनस करो 2,70,000, क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू इंटू 2 करोगे तो 64,430 आपको करना पड़ेगा ना। तो 64,430 आपका स्टॉक है, ठीक है। और 30,225 माइनस 64,430, तो आपका जो बचा हुआ है 237795 जो भी है, ये आपका बाकायदा है जो बॉन्ड है, RF सिक्योरिटीज़ है। तो CPPI मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आपको जो भी एक्शन लेने पड़ते हैं आप एक्शन लो, ठीक है, बाय करना है, सेल करना है, जो भी एक्शन लेना आप लो। चलो अगला क्वेश्चन हमारा सिक्योरिटी मार्केट लाइन का है, तो वो क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। ओके, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, कैरेक्टरिस्टिक लाइन हमको पता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होता है, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा RM, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन हो गया और एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन हो गया। जब सिक्योरिटी मार्केट लाइन का लेआउट बनाते हैं RM प्लस बीटा RM माइनस RF, तो उसमें बीटा को खाली छोड़ देते हैं, बीटा वैसे ही रहता है। और इसकी जब इक्वेशन बनती है तो अल्फ़ा प्लस बीटा RM, ठीक है, तो y इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा RM, और जो हमारा y रहता है वो y बार रहता है, ठीक है, सॉरी x बार इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा y बार, या हम बोल दूँ अल्फ़ा प्लस बीटा RM, तो x बार इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा RM। तो x बार जो होता है वो एवरेज रिटर्न रहता है स्टॉक का, और इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा RM, तो उसमें जो है हमारा RM जो है वो खाली रहता है, मतलब कि RM ऐसी इक्वेशन बनती है, तो आप समझ गए होंगे। और हमारी कैपिटल मार्केट लाइन होती है जिस पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हमारा CAPM मॉडल में जो इक्वेशन होती है वही है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF की जगह बीटा की जगह मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रहता है। अब जैसे कि SML है, तो SML में आप दिमाग मत लगाओ, सिर्फ CAPM याद रखो। तो देखो भाई, ये प्रोबेबिलिटी दे के रखा है कि ये मार्केट रिटर्न है और ये 25%, ये प्रोबेबिलिटी दे के रखा है, ये एक स्टॉक का B के दे के रखा है। अब आपको दो स्टॉक का बीटा निकालना है, तो बीटा जो निकलता है वो दो स्टॉक, बीटा ऑफ द 2 स्टॉक्स ऐसा निकालना है। तो एक का A और मार्केट से कर लो, फिर B और मार्केट से कर लो, ठीक है। अब देखो बीटा का पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या रहता है, बीटा का फॉर्मूला रहता है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर, तो कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस। तो चलो हम पहले कोवेरिएंस निकालते हैं। कोवेरिएंस कैसे निकलेगा, Px माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर। तो निकालो आप, आपका x है स्टॉक और y है आपका मार्केट, राइट। तो पहले x माइनस एक्स बार करो, ठीक है। तो 4 माइनस मतलब कि जो आपका x बार आया 22, ठीक है, जो आपका x बार आया 22, तो वही 4 माइनस 22 और 40 माइनस 22 करो, यही आपका y माइनस वाई बार होगा, ठीक है। तो 7 माइनस 16 9, 25 माइनस 16,
ठीक है। तो -9 + 9, जैसे -18 + 18 -9 + 9। अब वही x - xy × y - y बार करो और p से ही मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे केस में 81 आएगा और वो होगा 162। तो 162 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का होल स्क्वायर। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट भी निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट क्या रहेगा, p y - y बार, ठीक है। तो सी y - y बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो p y - y बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट करो तो 182, ठीक है। p y - y बार का होल स्क्वायर मतलब कि सी y - y बार का होल स्क्वायर करो 81, ठीक है। और 81 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, ये है 40.5, ठीक है। तो वैसे ही 40.5 + 40.5 ये हो गया हमारा 81, ठीक है। अब 81 का अंडर रूट करो, वो हो गया हमारा 9, ठीक है। तो 161 डिवाइड बाय 9 करो तो 17.89 बीटा आना चाहिए। तो देखो बीटा ऑफ टू स्टॉक ऐसे निकलेगा। तो जो हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर था जो हम करते थे कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय वेरिएंस, इससे नहीं करा इन्होंने। अब देखो उन्होंने इसको इससे नहीं करा, अब इन्होंने इधर सिंस इधर लाइंस की बात हो रही है, इधर लाइंस की बात हो रही है, तो इन्होंने लाइन वाली इक्वेशंस को यूज़ करा। जैसे कि भाई क्या पता, देखो बीटा किस लाइन में आता है, ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन में आता है जो होता है हमारा x बार = बीटा प्लस x बार = अल्फ़ा प्लस बीटा RM, ठीक है। x बार हमारा एवरेज रिटर्न रहता है स्टॉक का, राइट। तो ये स्टॉक है, तो ये हमारा 22 आया। तो 22 = अल्फ़ा प्लस बीटा और RM कितना है हमारा 16, ठीक है। तो 22 = अल्फ़ा प्लस बीटा 16 बीटा। यही हमारी दूसरी इक्वेशन रही बी की, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या हुआ, दूसरा हमारा हुआ इक्वेशन कि 18 + 9 27 डिवाइड बाई 2 13.5। तो 13.5 = अल्फ़ा प्लस बीटा 16। तो 22 = अल्फ़ा प्लस बीटा 16 और 13.5 = अल्फ़ा प्लस बीटा 16। तो सी आपको ये नहीं करना है कि ये दो इक्वेशन निकाल के आपको इसमें ही खेलना है, ना 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 ना, आपको ये नहीं करना है। इनफैक्ट आपको क्या लेना है, पहले एक स्टॉक लेना है ए। तो 4 = अल्फ़ा प्लस बीटा और 16 तो रहेगा नहीं, 7 रहेगा। वैसे 40 = अल्फ़ा प्लस बीटा 25। अब आप सॉल्व करो और आप बीटा के लिए इसको कैलकुलेट करो, तो आपका बीटा आएगा 2। जब आपका बीटा आया 2, ठीक है, तो आपका अल्फ़ा भी आ जाएगा। तो बीटा आया 2 तो अल्फ़ा आ गया आपका -10, ये हो गया हमारा, ठीक है। वैसे ही हमें इसके लिए भी कैलकुलेट करना है। अब आप लो बी स्टॉक, तो 9 = अल्फ़ा प्लस बीटा, 9 = अल्फ़ा प्लस बीटा 7, 18 = अल्फ़ा प्लस बीटा 25, ठीक है। आप बीटा के लिए सॉल्व करोगे, राइट। तो 25 - 7, ओके, ठीक है। तो आपका 0.5 आएगा, ठीक है। जब आपका बीटा जो है वो 0.5 आएगा। जब बीटा आपका 0.5 आएगा तो ठीक है, बीटा आपका 0.5 आएगा तो अल्फ़ा आपका 5.5 आएगा। बीटा आपका 0.5 आया, अल्फ़ा आया 5.5, ठीक है। तो देखो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गए ए स्टॉक के भी बी स्टॉक के भी। अब मैं इक्वेशन बनाता हूँ। तो इक्वेशन कैसे रहेगी, इक्वेशन ये रहेगी कि कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ एज रिटर्न, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, चलो हमने बीटा निकाल लिया, चलो पहले तो ये हो गया। ईच स्टॉक का हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया 22 जो 22 और 13.5, ये भी हमने निकाल लिया। सिक्योरिटी मार्केट लाइन इक्वेशन, पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लाइन पूछा ही नहीं ना, तो फिर क्या निकालना। चलो ठीक है, 2 स्टॉक का बीटा तो आ गया, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल लो, इसका तो 22 है, ठीक है, इसका 13.5 है, राइट। और एक मार्केट पोर्टफोलियो का भी निकाल लेना। फिर आती है बात सिक्योरिटी मार्केट लाइन की, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होता है, RF प्लस बीटा RM - RF, यही है, ठीक है। और रही बात है अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। बस ही अल्फ़ा तो हमने जो है, जो हमारा जो फॉर्मूला था, ठीक है, उससे हमने निकाल लिया। जब हमने बीटा निकाला था तो इससे हमने अल्फ़ा भी निकाल लिया था कैरेक्टरिस्टिक लाइन की इक्वेशन से, ठीक है। तो अब देखो, अब जो है हमको क्या करना है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन इक्वेशन बनानी है। अगर RF 7.5% है तो क्या होगा, 7.5% प्लस बीटा और RM कितना है हमारा 25 + 7 / 2 16 माइनस, ठीक है, RM - RF, और RF अपना 7.5% है, ठीक है।
तो 7.5% प्लस बीटा इंटू 8.5%, ये हमारा SML हो गया। अब रही बात है अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा तो हमने तभी निकाला था जब हमने बीटा निकाला था कैरेक्टरिस्टिक लाइन से, तो ये हमारा हो गया, राइट। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रमेश वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। सी, मैं वापस बता दूँ, ये शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे हैं। सी, शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो एक नया कंसेप्ट है, ठीक है। तो सी, तो इस पर्टिकुलर जो न्यू कंसेप्ट पे वीडियो में सेपरेटली इशू करता हूँ, बट हाँ, हम सबसे पहले इसके बाद जो है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, वो हम कर लेते हैं एक बार, 1 सेकेंड। और हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। अब कंसीडर द फॉलोइंग डेटा ऑन 3 सिक्योरिटी। तो तीनों सिक्योरिटी का डेटा है, ठीक है, और इनका रिटर्न और एसडी सबका दे के रखा है। और फाइंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एंड एसडी ऑफ पोर्टफोलियो। आपको रिटर्न निकालना है और एसडी निकालना है, ठीक है। कंप्राइजिंग द फॉलोइंग 2 पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो 1, ठीक है, पोर्टफोलियो 2 40%, पोर्टफोलियो 1 60, पोर्टफोलियो 2 40%, वेट 40% है, ठीक है। देखो समझो क्या लिखा हुआ है कि स्टॉक दे के रखा है, हर एक स्टॉक का रिटर्न दे के रखा है, एसडी दे के रखा है, और हमको ईआर और एसडी जो निकालना है वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का निकालना है, ठीक है। ईआर और एसडी ऑफ पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि पोर्टफोलियो 1 का वेट है 60% और पोर्टफोलियो 2 का वेट है 40%। अब देखो पोर्टफोलियो 1 में क्या क्या आता है। पोर्टफोलियो 1 कंप्राइजेस ऑफ, ऐसा समझो उसको, पोर्टफोलियो 1 कंप्राइजेस ऑफ ए का है 50%, बी का है 30%, सी का है 20%। वैसे ही ए का है 20%, बी का है 40%, सी का है 40%। तो मतलब समझ रहे हो, 2 पोर्टफोलियो में, एक में 60%, एक में 40%, उसके अंदर ABC और ABC है, ठीक है। तो ए में कितना होता है 60 का 50%, ये हो गया हमारा 30। एक हो गया 60 का 30%, ये हो गया हमारा 18। ये हो गया 60 का 20%, ये हो गया 12, ठीक है। वैसे ही 40 का 20%, ये हो गया 8। 40 का 40%, ये हो गया 16, और एक हो गया 40 का 40%, ये हो गया 16। मतलब आपने पोर्टफोलियो 1 में 60% डाला, पोर्टफोलियो 2 में 40% डाला, और फिर 60% में ABC, 40% में ABC, राइट। तो ऐसे केस में जो आपने पोर्टफोलियो 1 में 60% इन्वेस्ट किया, पोर्टफोलियो 2 में 40% इन्वेस्ट किया, तो ये देखिए आपको ये समझ में आया कि पोर्टफोलियो 1 में भी ABC है, पोर्टफोलियो 2 में भी ABC है। अब ABC कितना होता है, ए होता है 38%, ठीक है, बी होता है 18 प्लस 16 34%, और सी होता है 12 प्लस 16 12 प्लस 16, ये होता है 28%। 38% ए, 34% बी और 28% सी। अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर ही 2 पोर्टफोलियो थे ना, ठीक है। तो आपका ए 38% है, बी 34% है, सी 28% है। अब आप निकालो एक्सपेक्टेड रिटर्न कि 20 इंटू 38%, 30 इंटू 34%, 40 इंटू 28%। तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 29% आ रहा है, ठीक है। कायदे से जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 29% आ रहा है, और यही राइट आंसर है। अब एसडी ऑफ पोर्टफोलियो की बात करते हैं, ठीक है। अब एसडी अपन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन से निकाल सकते हैं ना। तो कोरिलेशन क्या होता है, कोवेरिएंस, ठीक है, कोवेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। या तो मैं ऐसा बोलता हूँ, कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। यू कोरिलेशन स्टॉक और मार्केट का करना हो, देखो स्टॉक और मार्केट का करना हो तो कोवेरिएंस होता है स्टॉक और मार्केट का डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट होता है। अब मैं इधर बात करो, जब कोरिलेशन 2 स्टॉक का है तो कोरिलेशन स्टॉक का है, तो जो कोवेरिएंस है वो भी स्टॉक का होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, सॉरी वेरिएंस ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो एक स्टॉक का अपने स्टॉक से कोरिलेशन 1 होता है। चलो ठीक है, हमने ये समझा। अब एक हमारा एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या बोलूँ, एक और फॉर्मूला होता है बीटा का। सी, अगर मैं बोलूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का निकालना है, अभी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक का निकालना हो तो जब वेरिएंस सी, ठीक है, जब वेरिएंस इधर 1 आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा, पर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन इधर पोर्टफोलियो का निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे पोर्टफोलियो का निकालना है। इनफैक्ट मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का भी नहीं निकालना है, ठीक है।
जब हम को रिलेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट होता है। तो हमको जो है और सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी स्क्वायर इंटू वेट ऑफ सी स्क्वायर, फिर वो 2ab bc ca। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, राइट, और हम क्यों भूल जाते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, राइट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है। अब ये मत बोलना कि हम थोड़ा ना बोलते, आप बोलते हो तो मतलब सब कुछ आपको दे के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, आपको वेट्स दे के रखे हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि को रिलेशन, ठीक है, को रिलेशन ए बी बी सी सी ए, तो को रिलेशन भी आपको दे के रखा है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। सपोज दैट इकोनॉमी ए इज ग्रोइंग रैपिडली, वो रैपिडली ग्रो कर रहा है, एंड यू आर मैनेजिंग ग्लोबल इक्विटी फंड दैट हैज सो फार, वन सेकेंड, सपोज दैट, ओके, तो सपोज दैट इकोनॉमी ए इज ग्रोइंग रैपिडली एंड यू आर मैनेजिंग अ ग्लोबल इक्विटी फंड। तो इकोनॉमी जो है, ये ए इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि ये ना एक रैपिडली ग्रो हो रहा है, राइट। तो सपोज करके इकोनॉमी ए इज ग्रोइंग रैपिडली एंड यू आर मैनेजिंग अ ग्लोबल इक्विटी फंड, आप ग्लोबल इक्विटी फंड मैनेज कर रहे हो, दैट हैज सो फार इन्वेस्टेड ओनली इन, वो जो इक्विटी फंड है ना, वो जो इन्वेस्ट करता है सिर्फ डेवलप्ड कंट्री स्टॉक में करता है। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू ऐड स्टॉक, ठीक है। अब ये ग्रोइंग रैपिडली मतलब ये डेवलपिंग है, अब ग्लोबल इक्विटी फंड तो सिर्फ डेवलप्ड में रखता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि ऐड स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए टू योर पोर्टफोलियो, द टेबल बिलो शोज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये सब इन्होंने देख रख दिया, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री का, और ये जो अभी जो रैपिडली ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब एज्यूम करो आर एफ रेट ये है, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड अलोकेट टू द स्टॉक्स, कितना परसेंटेज इधर हम लगाएं इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ योर पोर्टफोलियो बाय 0.5। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पोर्टफोलियो का 0.5 बढ़ाना है। सी, अब समझो कितना परसेंट इन्वेस्ट करें स्टॉक में ताकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ योर पोर्टफोलियो 0.5 से बढ़ जाए। तो भैया पहले तो पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 था ना, सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के स्टॉक तो 10% है, अब वो 10 का 10.5% करना है, तो 10% स्टॉक्स में आप x लगाओगे और 15% स्टॉक में आप 1 माइनस x लगाओगे, तो x के लिए सॉल्व करो। तो ऐसा कैसे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका x आ रहा है 90%, मतलब कि डेवलप्ड कंट्री में 90 और इकोनॉमी ए में 10, ये हो गया। अब व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, अब ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है ना, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो एज्यूमिंग दैट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, अब आपको वेट्स तो आ गए कि डेवलप्ड में जो है वो 0.90 है और ए में है 0.10, ठीक है। तो ये हो गया वेट्स आपके, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो एज्यूमिंग दैट कि स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए आर इंक्लूडेड, ये मान लो कि इकोनॉमी ए के स्टॉक भी इंक्लूड हो गए हैं। तो ऐसे केस में जो है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, आपके पास रिस्क है और बाकायदा आपके पास कोरिलेशन दे के रखा है। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब 16 का होल स्क्वायर इंटू वेट ऑफ ए 0.90 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0.30 का होल स्क्वायर इंटू नहीं सॉरी 0.90 का होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी जो है 30 का होल स्क्वायर इंटू 0.10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 16 is to standard deviation of b 30 into weight of a 0.9 into weight of b 0.1 और इंटू कोरिलेशन 0.30, ठीक है। तो ये करते हुए आपको जो है सॉल्व करना है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो शो हाउ वेल द फंड विल बी कंपेंसेटेड, ठीक है। ऑल्सो शो हाउ वेल, किस सही तरीके से, हाउ वेल द फंड विल बी कंपेंसेटेड फॉर रिस्क अंडरटेकिंग ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ स्टॉक्स। देखो ऑल्सो शो हाउ वेल फंड विल बी कंपेंसेटेड फॉर द रिस्क अंडरटेकन, आपने, ठीक है, जो आपने रिस्क ली है, जब आपने स्टॉक इंक्लूड करा है इकोनॉमी ए में, ठीक है, तो किस तरीके से, ऑल्सो शो हाउ वेल फंड विल बी कंपेंसेटेड। तो ठीक है, इधर हमको जो है शार्प रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या बोलना चाह रहे हैं, हाउ वेल द फंड विल बी कंपेंसेटेड, कि यार आपने हाउ वेल किस तरीके से फंड जो है कंपेंसेट करेगा फॉर द रिस्क अंडरटेकन, कि यार आपने रिस्क लिए ना, अब देखो मैं आपको रिटर्न लाकर आपके रिस्क को कंपेंसेट कर रहा हूँ। तो वो आपसे ये पूछा कि किस बेटर तरीके से ये करने वाला है। तो इसका मतलब यही है
कि शार्प रेशो कैलकुलेट करना है। अब शार्प रेशो कैलकुलेट करने के लिए आपको रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए रहेगा। तो देखो आपको ऐसा बताना है कि किस बेटर तरीके से ऐसा कर लेगा। तो आप पहले ये बताओ कि पहले का शार्प रेशो कितना था और अब का शार्प रेशो कितना है। तो आप ऐसे में बता पाओगे कि हाउ वेल फंड विल बी कंपेंसेटेड। ठीक है, किस देखो आप बेटरमेंट कैसे बताओगे, हाउ वेल कैसे बताओगे कि पहले इतना था और अब इतना हो गया। ये होगा आपका वेल दिखाने का तरीका। तो पहले आपका कितना था, पहले तो आपका क्या था, पोर्टफोलियो का जो रिटर्न था वो तो था 10, रिस्क फ्री था हमारा 3, तो 7। ठीक है, 7 था और 7 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना था हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए तो अपन ने पूरा फॉर्मूला यूज़ करा था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो तो तब 16 ही होगा। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 16। ठीक है, 10 माइनस 3 डिवाइड बाय 16 मतलब 7 डिवाइड बाय 16। अब यही ठीक है, अब इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना हो गया, पोर्टफोलियो का रिटर्न हो गया हमारा पर्टिकुलर सी 10.5 और -3 ये हो गया 7.5। अब 7.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, तो 10.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15.6। ठीक है, तो आपको ऐसा बताना पड़ेगा कि हाउ वेल ठीक है फंड विल बी कंपेंसेट। तो देखो पहले आपका 0.437 था कि मतलब 1% रिस्क पे 0.437। ठीक है, इधर जो है 1% रिस्क पे ठीक है 0.481 का रिटर्न। तो इस तरीके से आपने बेटरमेंट दिखाया, राइट। अब एक आखिरी क्वेश्चन है जो जनवरी 2021 में 8 नंबर का पूछ लिया गया था, और ये आखिरी क्वेश्चन हम करके पोर्टफोलियो के जो सारे कंसेप्ट को विराम देते हैं, बट उसमें फिर एक नया कंसेप्ट आता है। वो नया कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे जो शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो के बारे में बात करेगा। ठीक है, आप समझो, रमेश के पास कुछ स्टॉक्स है 2 कंपनी के ए और बी। तो ये गुड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। अब ए का मार्केट प्राइस और बी का मार्केट प्राइस देकर रखा है। देखो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप बात करो तो 2013 को छोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल का डेटा है। ठीक है, पास्ट ईयर में 6 साल का डेटा। तो देखो अब आपको क्या करना है कि ये जो 6 साल का डेटा है, ठीक है, आपको पहले वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू कर लो कि 19.60 माइनस 18.75, तो ये आपका 0.85 हो गया। तो ये वैल्यूज़ में आएगा -0.85। ठीक है, फिर 18.75 माइनस 33.42 ये हो गया 14.67, ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब ये माइनस जैसे 0.85 है, ठीक है, इसको डिवाइडेड बाय 19.60 करा, इसको इंटू 100 करा, तो -4.33% है, मतलब कि परसेंटेज निकाल रहा है। फिर जैसे कि 18.75 और 33.42, तो ये है 14.67 डिवाइडेड बाय 18.75, ये करा तो हमारा ये पर्टिकुलर 78.24 आया। तो आपने इस तरीके से सारे परसेंटेज निकाले, तो आपके एक्स के परसेंटेज आए, वाई के परसेंटेज आए। ठीक है, और आपके पास ईयर्स देख रखे 6। ठीक है, तो देखो, तो आप ऐसे केस में आप क्या निकालोगे, राइट। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स बार निकालोगे, वाई बार निकालोगे, मतलब कि पूरा टोटल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स बार वाई बार निकालिए। फिर एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, राइट। और एक होगा फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और एक आखिरी कॉलम बना दोगे एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का साथ में। ठीक है, अब रिस्क एंड रिटर्न बताओ बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक ए एंड बी। पहले रिस्क, स्टॉक ए में अगर हमने इन्वेस्ट किया तो क्या रहेगा, समीशन। स्टॉक ए में करोगे तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, उसका अंडर रूट। ठीक है, वैसे स्टॉक बी में करोगे जो सिंपल सी बात है कि तुमने फिर जो है रिस्क रिटर्न तो तुम कैलकुलेट कर लोगे, फिर रिस्क की बात आती है तो वही एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका समेशन रहेगा। तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, उसका अंडर रूट। ठीक है, ये एक आ गया और बी का भी निकाल दिया। अब यही है कि रिस्क एंड रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग इन अ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो है और प्रपोर्शन 6:4 है, तो ठीक है 60 और 40% है आपका सही है। दोनों स्टॉक के रिटर्न है, दोनों स्टॉक का वेट है। ठीक है, आप पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालो और रिस्क निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, वही जो हमारा तरीका होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, दोनों स्टॉक का वेट्स दे के रखे। ठीक है, और रही बात कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन कैसे रहता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका, कि कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनदर सिक्योरिटी, तो 2 स्टॉक का कोरिलेशन निकल जाएगा। ठीक है,
और बेटर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो आप रिस्क के क्राइटेरिया से पहले देखोगे, फिर रिटर्न के क्राइटेरिया से देखोगे, फिर बताओगे कि रिस्क के हिसाब से ये है, रिटर्न के हिसाब से ये है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पोर्टफोलियो के मिसलेनियस सारे क्वेश्चन ओवर करे हैं। एक आखिरी पॉइंट आता है शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ये कॉन्सेप्ट एक नया है, वो कॉन्सेप्ट को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं, ठीक है, कि कल को जब आपको रेफर करना है तो आप उसको रेफर कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ये सब चीज़ें इसमें सिर्फ शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो का एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाय।